फिजिक्स। माय नेम इज मोनिका अग्रवाल और हम कर रहे हैं नीट क्रैश कोर्स 2021। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कर लिया है, जिसके ऊपर हमने एटम्स के बारे में पूरा डिस्कस किया है। और इस सेक्शन में हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे और एट द एंड आई विल टॉक अबाउट द एक्स रेज। सो देयर विल फिनिश विद द टोटल मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो सेक्शन है ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। एटम्स वाला पार्ट तो काफी हद तक उनको आ जाता है, बट जो इस सेक्शन में मॉडर्न फिजिक्स में जो बच्चों को बहुत परेशान वाला करने वाला सेक्शन है वो यही है। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपका जो भी डाउट्स है कॉन्सेप्ट्स को लेके पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बोला इफ यू वांट कि मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, बट एज यू नो वी डोंट वांट टू मिस ऑन एनीथिंग। कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आए सो वी शुड बी टोटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो पहले बेटा अब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो जब हम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो भी होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं। और मेरे प्यारो बच्चों को इतना तो पता ही होगा बेटा कि एटम जो होता है, इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने किया है, वो मोर ओवर खाली होता है और बहुत छोटे साइज का न्यूक्लियस उसमें होता है। लगभग जो एटम का साइज होता है वो 10⁻⁻10 होता है एंड जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻15। मतलब न्यूक्लियस एटम के कंपैरेटिवली में बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, लगभग आप ऐसा बोल सकते हो कि बड़ा सा रूम है, उसमें एक सुई अगर हम रखते तो सुई की नोक जितना हमारा न्यूक्लियस है और रूम जितना हमारा एटम है। सो एटम इज रियली लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, ये सबको पता होगा। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम Z से डिनोट करते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ऑब्वियसली A माइनस Z। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? रुको मैं लिख देती हूँ। व्हाट इज Z? Z इज नंबर ऑफ protons. What is A? A is a number of protons plus neutrons. तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी ने पूछ लिया तो कैसे निकालोगे? क्या हमें इतना सिंपल नहीं आएगा क्या? A माइनस Z. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? इट इज A माइनस Z. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम वही बोल रहे हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका Z सेम होता है और A अलग अलग होता है। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हम Z लिखते हैं और यहाँ पे हम A लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो इन सब का Z सेम है लेकिन A अलग अलग है। इसका A1 है, इसका A2 है और इसका A3 है। इसका क्या मतलब है? इसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ही नहीं। इसका क्या मतलब है? एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसका क्या मतलब है? एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। समझ में आ रहा है? ये टोटल नंबर 3 है। ठीक है, तो दिस इज Z, दिस इज A। तो आपको क्या करना है? सिंपली A माइनस Z करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगी। सो हियर इन आइसोटोप्स दे हैव सेम Z बट डिफरेंट A। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिया है, यहाँ भी आप देख सकते हो Z सेम है लेकिन A अलग। इसका A 16, इसका 17 एंड इसका 18। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? दीज आर आइसोटोप्स। ओके, नेक्स्ट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स में बेटा A सेम होता है लेकिन Z अलग अलग होता है। दे हैव सेम A बट डिफरेंट Z। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे A सेम है लेकिन Z दोनों का अलग अलग है। इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 1। इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 2। इसमें कितने A है? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सेम। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि प्रोटॉन्स का नंबर सेम है या न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है, नहीं। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज सेम।
तो ये A सेम है, यहाँ भी ये एक आइसोबार का एग्जाम्पल है। नाउ थर्ड इज आइसोटोन्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब ना इनका A सेम होगा ना इनका Z सेम होगा, इनका A माइनस Z सेम होगा। जैसे देखो इसका Z 4 है, इसका Z 5 है, इसका A 9 है, इसका A 10 है, लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे ऐसे करना चाहिए A माइनस Z, 9 माइनस 4 इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं 5, यहाँ पे 10 माइनस 5 इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। While talking about this also, यहाँ पे आप देख सकते हो ना A सेम है ना Z सेम है, लेकिन A माइनस Z सेम है। 13 minus 6 will give me 7 and here 14 minus 7 will give me 7. So here the number of neutrons are same. मैं उम्मीद करती हूँ तीनों भी आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो अभी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर इसका साइज होता है। तो जो रेडियस है न्यूक्लियस का रेडियस, उसका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज सम कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज r0 into a⁻⁴, where a is nothing but it is the atomic mass number, या खाली आप मास नंबर भी बोल सकते हैं, that is number of protons and neutrons. clear? So r is equals to r0 a⁻⁴, where r0 is a constant जिसका वैल्यू है 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर। -15 is nothing but it is the femtometer, तो इसको हमने लिखा है 1.2 fm. ओके, तो अपन यहाँ से बता सकते हैं बेटा कि जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट वन, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको दो अलग अलग ए दिए होंगे और आपको उनका रेडियस का रेशियो पूछा होगा, तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस वॉल्यूम। ठीक है, अब हम पूरे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr3। हमारा जो न्यूक्लियस है ऑब्वियसली इट्स अ स्फीयर, सो 4/3 πr3, तो r की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करी तो v और a का यहाँ से रिलेशन आ रहा है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ a। ठीक है, दैट इज r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a⁻⁴ है, दैट इज क्यूब रूट। ठीक है, and volume is directly proportional to A. Next is nuclear density. Density of nucleus is a constant and its value is 2.38 into 10⁻17 kg per meter cube. ये A पे depend नहीं करता है. This is a constant and this density is really large. ये आपको वैल्यू याद रह जाए तो अच्छा, वरना कोई बात नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी सबसे ज्यादा 3 स्टार अपना ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए ये कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो इसलिए इसका जो साइज है या जिस रेंज तक ये अप्लाई हो सकता है, एप्लीकेबल है, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद ये सारे फोर्सेस से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, तो वही लिखा है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा। अगर हम सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसको लेना देना नहीं है कि वो दो प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा है कि दो न्यूट्रॉन्स के बीच में लग रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, वो भेदभाव नहीं करता, वो कोई भी नेचर का रहने दो, वो सेम फोर्स ही लगाएगा। तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। नॉन सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इट इज अ फोर्स विच एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। यहाँ ऐसा नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। ये जरूरी नहीं है कि अगर दो पार्ट, जैसे मैं बता देती हूँ सेंट्रल फोर्स होता क्या है, जैसे ये दो पार्टिकल्स है बेटा, तो इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हो तो ये एक लाइन है ना, तो जो सेंट्रल फोर्स होता है ना वो हमेशा इसी लाइन के अलोंग एक्ट करता है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, लेकिन ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये ऐसा नहीं है। ओके, उसके बाद अभी हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन में जो फोर्स लगेगा दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, अगेन दिस इज अट्रैक्टिव। लेकिन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स लग रहा है। मिस अभी तो आपने बोला था कि वो चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, अब क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है कि न्यूट्रॉन में तो अट्रैक्टिव है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्टिव है, लेकिन प्रोटॉन में अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव है। सुन बेटा, इसको ऐसे कर लो, प्रोटॉन में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये क्यों लग रहा है,
दिस इज ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स की वजह से लग रहा है। ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना बेटा, इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस से बिलोंग करता है, दे आर बिलोंगिंग टू अ सेम फैमिली, तो इसके लिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। अब जो प्रोटॉन है ना, उनके पास कौन सा चार्ज होता है बेटा, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से उनमें रिपल्शन भी पॉसिबल है बिकॉज दे आर सेम पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनमें रिपल्शन भी हो सकता है। तो इसकी वजह से प्रोटॉन में दो फोर्सेस होते हैं, एक तो न्यूक्लियर फोर्स हो रहा है जो अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनमें रिपल्शन भी होगा। तो अगर आपको पूछा जाए न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन में सबसे ज्यादा फोर्स किसमें है, तो इन दोनों में ज्यादा फोर्स है, मतलब फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बट विच इज ग्रेटर देन, दिस फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। नेट फोर्स की बात हो रही है क्योंकि प्रोटॉन में एक अट्रैक्टिव भी फोर्स है, साथ में एक रिपल्सिव भी फोर्स है। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ जस्ट फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। न्यूट्रॉन में बेटा जो फोर्स है दैट इज 10 न्यूटन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जो फोर्स है वो भी 10 न्यूटन, या प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो भी 10 न्यूटन है, लेकिन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स दैट इज 2। तो प्रोटॉन में नेट फोर्स कितना हो गया, 10 इज द अट्रैक्टिव फोर्स एंड 2 इज द रिपल्सिव फोर्स, तो 8 हो गया। तो ऑब्वियसली ये दोनों तो 10 है और ये 8 है, सो देन दिस फोर्सेस आर ग्रेटर देन दी प्रोटॉन फोर्स। और ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं होता। और आपने सुना होगा जो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं और वो कुछ ना कुछ पार्टिकल डिसइंटीग्रेट करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। अगर ये रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो वो न्यूक्लियस के अंदर साथ में रहना नहीं चाहेगा, वो न्यूक्लियस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी डेवलप हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली रीजन, बट दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी जनरेट या अपन बोल सकते हैं शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज 1 AMU, यहाँ पे अपन इस चैप्टर में AMU का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, हम kg में बात नहीं करते। सो हाउ मच इज 1 AMU? इट इज 1.6605 into 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻⁻31 kg, जिसको मैंने AMU में लिखा है। सेम मास ऑफ प्रोटॉन kgm AMU एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन kgm AMU। आइडियली स्पीकिंग दिस इज द एक्चुअल वैल्यू जो हम AMU में लिख रहे हैं, बट हम जनरली ऐसा भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, विच इज इक्वल टू 1 AMU। ठीक है, उसके बाद आपको ये आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन पता होगा, E is mc²। तो ये अगर 1 AMU को मैं एनर्जी के टर्म्स में लिखूं, मतलब अगर ये 1 AMU अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सो दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होगी अगर एक AMU एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए कॉपी करिए। मास डिफेक्ट, एंड दिस सेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज सिंपल ऑल्सो, इतना टफ नहीं है। तो हम पहले समझते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। तो बेटा हमारे हिसाब से न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, हमारे हिसाब से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और आइडियली वही है। तो जो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए दैट इज द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स, दिस शुड बी द मास ऑफ द न्यूक्लियस। What is मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट मतलब हमारे हिसाब से जो मास होना चाहिए लेकिन उसका जो मास आता है, जो एक्चुअल मास उसका मिलता है, उन दोनों के डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। सो मास ऑफ न्यूक्लियस is always less than the mass of its constituent nucleons। मतलब हमने जो मेजर मास हम लोग के हिसाब से जो मास होना चाहिए और जो उसका मास एक्चुअली मिलता है, उन दोनों के डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोलते हैं। इसको हम डेल्टा M से डिनोट करते हैं। तो हमारे हिसाब से जो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए दैट इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल कितने प्रोटॉन्स होते हैं? Z। सो ZMP प्लस
द टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, a माइनस जेड, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, mn. ठीक है, सो दिस इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन and this is the mass of one neutron. So mass of one proton into Z plus mass of one neutron into total number of neutrons minus the actual mass जो उस न्यूक्लियस का है, उन दोनों के डिफरेंस को हम डेल्टा M बोलते हैं. बेटा अगर आपको न्यूक्लियस का मास नहीं दिया, जो एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का वो नहीं दिया, लेकिन आपको एक्चुअल मास एटम का दिया है, तो यू हैव टू इवन कंसिडर द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो नेक्स्ट में हमने क्या किया है, ZMP प्लस ZME, वेयर Z इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए बेटा टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स. ये हमारे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल मास एटम का कितना है, m डैश, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डेल्टा m की वैल्यू आ जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी इज मास डेल्टा, यानी जो मास डिफेक्ट है उसको हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये जो दोनों का जो मास का डिफरेंस है, ये ही बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये ही सारे न्यूक्लियॉन्स को साथ में कंबाइन करके रखता है. समझ में आया, जो हमारे हिसाब से मास होना चाहिए और जो इसकी मेजर्ड वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा m. यही जो मास डिफेक्ट है ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये न्यूक्लियॉन्स को कंबाइंड रहने में मदद करता है. ठीक है, सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, इट इज मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर. अभी वही मास डिफेक्ट यानी डेल्टा m की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है और उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है. बेटा अगर ये जो डेल्टा m है, अगर आप इसको AMU में लिखते हो, मोर ओवर आप AMU में ही मेजर करोगे, तो आप इसको सीधा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना. फिर आपको इसको c की वैल्यू लेके उसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. समझ में आ गया. अगर आपका ये जो है मास डिफेक्ट केजी में है तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा c स्क्वायर से मल्टीप्लाई, लेकिन अगर ये डायरेक्टली आपको AMU में दिया है, सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद 931 एंड द फाइनल आंसर विल बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. ये जो मिली है ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमको मिली है. ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. न्यूक्लियन मतलब जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको अपन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. तो टोटल कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, A. सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय A. बाइंडिंग एनर्जी का अपना फॉर्मूला वही, डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय A. ये तो मैंने उसका यूनिट लिखा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय न्यूक्लियन. आप खाली ये आपका होगा डेल्टा m इंटू 931 डिवाइडेड बाय A. तो स्टेबिलिटी, कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है वो कौन डिसाइड करता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिसाइड करता है. खाली बाइंडिंग एनर्जी ये डिसाइड नहीं करेगा कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल. एक एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज बेटा ये एक न्यूक्लियस है, इसमें से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो 10 है. जस्ट एन एग्जांपल ऐसे लिया है खाली. और इनके बीच की जो बाइंडिंग एनर्जी है बेटा ये है आपकी 40 मेगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये एक दूसरा न्यूक्लियस है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है बेटा 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका जो एटॉमिक मास नंबर है दैट इज 25. अब आपको पूछा गया कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आपने बाइंडिंग एनर्जी देखी और मिस उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ये तो 100 है मेगा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 40 मेगा इलेक्ट्रॉन मींस दिस इज मोर स्टेबल. नहीं, ऐसे डिसाइड नहीं होता. आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है. मींस 40 डिवाइड बाय 10, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. वो तो उसका यूनिट है. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ रही है कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे भी ये 100 बाई 25, यहाँ पे भी ये 4 आ रही है. सो इन दिस केस दे बोथ हैव सेम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सो दे आर इक्वली स्टेबल. इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज इस केस में बेटा इस A की जगह मैं 50 कर देती हूँ. ठीक है, अभी आपको पूछा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या हो जाएगा 100 बाई 50, तो ये आ गया 2. मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है. भले बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज्यादा है नो डाउट, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा है, इसकी. तो ये ज्यादा स्टेबल होगा.
तो बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं करता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, आपको पूरा सेक्शन समझ में आया? ओके, अभी जितना मैंने लिखा है आप प्लीज जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल लिख लेना ताकि आपको क्या है तुरंत समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देखे तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको जो बताया बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो भी मास डिफरेंस होता है वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वही इस न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है। अगर हम चाहें तो हम इस न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम उतनी ही इसको ऑपोजिट एनर्जी दें तो हमारा न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ही स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। सो हियर वी आर ड्रॉइंग अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मास नंबर एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो एक्स एक्सिस पे हमने ए लिया है और वाई एक्सिस पे हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लिया है। तो यहाँ पे हम ग्राफ देख रहे हैं तो अपन देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज हो रही है और उसके बाद वापस ये डिक्रीज होती है। यहाँ पे थोड़े बहुत पीक्स भी आपको देखने मिल जाएंगे ऐसे कुछ, बट वो ठीक है, इतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप देखोगे कि मैंने ऐसे एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ किया तो बोलूं तो ऐसे इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। मतलब जो बीच वाले न्यूक्लियाई है ये ज्यादा स्टेबल है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। जो ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और जो लाइट न्यूक्लियाई है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। तो ये जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं ये स्टेबल होना चाहते हैं, इसके लिए ये फिजन करते हैं, और ये जो लाइट न्यूक्लियाई है ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, इसके लिए ये फ्यूजन करते हैं। तो अभी हम वही सीखने वाले हैं कि फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। तो आपको ग्राफ समझ में आया बेटा? So atomic number and binding energy per nucleon. So as the A increases, the binding energy per nucleon increases, reaches the maximum value and then it decreases. It is a maximum for Fe. Fe के लिए हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है। A which is 56. The binding energy per nucleon is maximum and it is 8.8 mega इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ये वो सबसे ज्यादा वैल्यू है। बाकी सब जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई होंगे सबकी इससे तो कम ही होगी। ठीक है, समझ में आया? तो जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करो, इसके बाद हम फ्यूजन और फिजन भी सीखेंगे। चलिए, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन। तो हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों भी। तो पहले हम कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होती है वो स्टेबल होने की कोशिश करती है, तो वो स्टेबल होने के लिए ब्रेक होती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिजन। ठीक है, सो व्हेनेवर एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई ब्रेक इनटू टू पार्ट्स एंड ट्राई टू बिकम मोर स्टेबल, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया है। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन, वही हमारा पुराना ग्राफ। यहाँ पे अपन ने मास नंबर लिया है और यहाँ पे अपन ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लिया है। तो आपको पता है जो मिडिल रीजन है यहाँ पे जो भी होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये साइड और ये साइड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। सो हियर वी हैव हेवियर न्यूक्लियाई एंड हियर वी हैव लाइट न्यूक्लियाई। तो हेवियर न्यूक्लियाई ही ऑब्वियसली न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस करेंगी और जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है वो कौन करेंगी, लाइट न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जो भी न्यूक्लियाई होते हैं दीज आर हेवी न्यूक्लियाई, सो दे टेक पार्ट अंडर न्यूक्लियर फिजन। एंड यहाँ पे जो लाइट न्यूक्लियाई होती है वो लोग पार्टिसिपेट करती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में। इतना समझ में आया? हेवियर न्यूक्लियाई, ऑब्वियसली हेवी न्यूक्लियाई तो ब्रेक होगी और जो लाइट न्यूक्लियाई वो कंबाइन होगी, सो दे विल फ्यूज एंड हियर दे आर ब्रेकिंग, दे आर सेपरेटिंग अपार्ट। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा है हेवी न्यूक्लियस ट्राइज टू ब्रेक एंड बिकम मोर स्टेबल, वो और ज्यादा स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अपन क्या देखते हैं, जो मास है वो डिक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है एंड द डॉटर न्यूक्लियाई आर ऑफ कंपेरेबल साइज। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा, ये जो एक्स है ये अनस्टेबल है,
तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये कम है, ये स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, मतलब ये इस मिडिल रीजन में आने की कोशिश करती है। तो ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हुई Y एंड Z। तो जो Y और Z इन दोनों का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल होगा, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा। तो वही हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे, इतना समझा। फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा, मास डिक्रीज होगा। अगर आप मास देखोगे तो X का मास Y और Z से ज्यादा होगा। तो ये जो मास डिफेक्ट है, जो मास डिफरेंस है, वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड इट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द मास डिफेक्ट। सो हियर एनर्जी इज रिलीज एंड द डॉटर न्यूक्लियर आर ऑफ कंपेरेबल साइज। इतना समझा। तो बेटा वही जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। डेल्टा M इज द मास डिफेक्ट ऑफ द X एंड बिटवीन Y एंड Z। तो अपन ने वही लिखा है, मास ऑफ न्यूक्लियस X माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस Y माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस Z इंटू C स्क्वायर। या तो फिर अगर ये AMU में होगा, मोर ओवर AMU में ही दिया होगा, तो आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद नीचे और ऊपर में क्या फर्क है बेटा, ये मास ऑफ द न्यूक्लियस अगर दिया हो, न्यूक्लियस की जगह अगर एटम का मास दिया हो, तो भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ऑलरेडी पुट करके सब्ट्रैक्ट कर दी, तो आपको यही आया है। इसलिए मैंने दोनों आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हैं। द स्मॉल m इज फॉर द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड कैपिटल M रिप्रेजेंट द मास ऑफ द एटम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इंटू C स्क्वायर कर सकते हो या तो इंटू 931, एंड आई सजेस्ट कि आपको 931 ही डायरेक्ट करना है, बिकॉज जो आपका मास होगा वो AMU में ही होगा। तो डायरेक्ट आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल रखा है। ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद भी हो सकता है और हम चाहें तो हम करवा भी सकते हैं। तो ये इंड्यूस भी किया जा सकता है और ये स्पॉन्टेनियस दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सपोज ऐसा समझिए ये हमारे पास यूरानियम है, इसके ऊपर अपन एक न्यूट्रॉन हिट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरानियम 92 एंड 236। अब ये जो है ना, दिस इज अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, तो ये काफी तरह से ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और इस प्रोसेस में 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अब हमको नहीं पता कि ये होगा, इसके अलावा भी कुछ भी ब्रेकिंग हो सकती है। तो यहाँ ये 3 न्यूट्रॉन्स में ब्रेक हो रहा है, यहाँ ये 2 न्यूट्रॉन्स में ब्रेक हो रहा है। ऐसा बोला जाता है कि जब ये यूरानियम 236 पूरा का पूरा जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एनर्जी रिलीज होती है। ये ऐसा बोला जाए, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। पूरा यूरानियम अगर डिसइंटीग्रेट होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी बेटा, लगभग 190 से लेकर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा। या तो अगर आपको पूछा जाए कि एक न्यूक्लियाई के ब्रेक होने पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो वो अप्रोक्सीमेटली होती है 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियाई। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ 2 रिलीज हो रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज बोला जाता है कि एक यूरानियम के ब्रेकेज पे अप्रोक्सीमेटली 2.5 न्यूट्रॉन बाहर रिलीज होता है, बिकॉज इससे एवरेज निकाल लिया गया है। ओके, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको एक चेन रिएक्शन बताया। चेन रिएक्शन समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूरानियम है, इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन हिट कराया, तो आप देख सकते हो 2 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। जरूरी नहीं है 2, 3 भी हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया। अब ये जो 2 न्यूट्रॉन है, ये 2 यूरानियम के साथ और इंटरेक्ट हुए, तो ये जाके इसके ऊपर इंटरेक्ट हुआ, ये इसके साथ जाके अब यहाँ पे वापस ये अनस्टेबल हो गया। अब ये और 2 न्यूट्रॉन्स एमिट करेगा, सिमिलरली ये अनस्टेबल हो गया, इसने और 2 न्यूट्रॉन्स एमिट किए। अब वो जो 4 न्यूट्रॉन्स मिले, अब वो 4 यूरानियम के साथ जाके इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने दिखाया वो है। तो यहाँ से और 2 न्यूट्रॉन्स निकले, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2। तो आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। या आप ऐसा बोल सकते यूरानियम का यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी ज्यादा होगी। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही थी, उससे डबल एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, उससे डबल एनर्जी यहाँ रिलीज होगी। सो द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज ट्वाइस। मतलब हर एक टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो डबल होते जा रही है। अब इसी के बेसिस पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है कंट्रोल्ड रिएक्शन और एक है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अब ये जो हो गया ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है।
सो दिस इज अ अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। तो ये एटम बॉम्ब्स में यूज होता है। ट्रिमेंडस एनर्जी, एक ही सेकेंड में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ट्रिमेंडस एनर्जी इज रिलीज एंड दिस इज यूज्ड इन एटम बॉम्ब। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हो? आप चाहो तो इस एक एन को अब्सॉर्ब कर लो, तो हमने ये एन को अब्सॉर्ब कर लिया तो एक ही एन बचा। अब एक एन सिर्फ एक यूरेनियम से जाके टकराएगा, वो दो बनाएगा, उसमें से भी एक को अब्सॉर्ब कर लो। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना बेटा, ये इसके साथ दो बना है, इसको अब्सॉर्ब कर दो, इसको रिएक्ट होने ही मत दो। तो ये एक जाके इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर दो बनेंगे, एक को वापस अब्सॉर्ब कर लो, फिर एक रिलीज होगा, फिर वो एक जाके एक ही यूरेनियम के साथ टकराएगा, फिर दो न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, उसको वापस से आप अब्सॉर्ब कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक को अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं, तो हमने इसको कंट्रोल कर दिया। एंड कंट्रोल रिएक्शन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे चेन रिएक्शन का फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर अनकंट्रोल हो गया तो ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज होगी और ये एटम बॉम्ब में यूज हो जाता है, अनकंट्रोल्ड है तो। और अगर यही रिएक्शन कंट्रोल हो गया तो हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, एक और चीज, ये जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं ना, काफी बार इतनी हाई एनर्जी से रिलीज होते हैं कि ये एस्केप कर देते हैं, तो हमको कभी कभी इनकी स्पीड को कम करने की भी जरूरत पड़ती है। फिलहाल आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। फिलहाल आप इतना ही समझिए, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। अनकंट्रोल एटम बॉम्ब्स में यूज होता है और कंट्रोल हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना पूरा पार्ट आपको समझ में आया। बेसिक क्या समझना है आपको कि फिजन प्रोसेस में क्या होगा, एक हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई दो पार्ट्स में ब्रेक होगी और वो स्टेबल होने की कोशिश करेगी। यहाँ पे ये जो एक्स आप देख रहे हो, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, तो इसके लिए ये स्टेबल होना चाहता है। तो जैसे ही जेड और वाई में ब्रेक हुआ, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ गई। देखो एक्स नीचे है ना, वाई और जेड बेटा इंक्रीज हो गई। यहाँ पे जो भी मास डिफेक्ट होगा वही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और कभी कभी ये बहुत ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज करता है, तो हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं ताकि एटम बॉम्ब्स जैसे बहुत कुछ नुकसान ना हो जाए, तो हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। और ये वही अपने एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर। आप इसको चाहो तो न्यूक्लियस के फॉर्म में लिखो और चाहो तो एटम्स के फॉर्म में लिखो, दोनों में भी आंसर राइट आएगा। अगर आपका मास एएमयू में दिया है जो 90% दिया होता है, सो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 931, सो यू विल गेट द आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ओके, मेक अ नोट। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले न्यूक्लियर फिजन देखा, अभी हम देखने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट न्यूक्लियाई है अगेन जो स्टेबल नहीं है, सो द लाइट न्यूक्लियर विच आर अनस्टेबल दे ट्राई टू बिकम मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय कंबाइनिंग, बाय फ्यूजिंग इनटू ईच अदर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसा आप देख सकते हो, ये आपको पता है ये मिडल रीजन होगा, दिस इज द स्टेबल रीजन, हियर वी हैव हेवियर न्यूक्लियाई जो क्या करती है, जो ब्रेक होती है, जो इसके पहले हमने पढ़ा। अब ये साइड जो है वो लाइट न्यूक्लियाई है, तो ये दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होंगी ताकि वो एक हेवियर न्यूक्लियर बन जाए। लेकिन यानी बेसिकली वो हेवियर न्यूक्लियाई नहीं बनना चाहते, वो स्टेबल बनना चाहते, वो इस रीजन में आना चाहते हैं। सो हियर दिस टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू बिकम मोर स्टेबल, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑब्वियसली ज्यादा है। So two or more lighter nuclei combine to form a heavier nuclei and become more stable. Mass of single nuclei is less than the parent nuclei. मतलब ये जो C है, इसका जो मास होगा वो A और B के मास से कम होगा। सो अगेन जो दोनों का मास डिफरेंस आ रहा है, जो मास डिफेक्ट है, वही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो मास डिफरेंस इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट यहाँ है ना एक प्रॉब्लम है। अब दो लाइटर न्यूक्लियर, जैसे आप हाइड्रोजन का एग्जांपल लो, तो जो दो हाइड्रोजन है क्या वो इजीली फ्यूज हो जाएंगे? नहीं। जैसे जैसे समझना बेटा, जैसे जैसे ये दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक दूसरे की तरफ आते जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा और इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, वो बढ़ जाएगा। तो इनका कंबाइन होना इतना इजी नहीं है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट अ वेरी इजी थिंग कि हम किसी भी दो न्यूक्लियर को लेके कंबाइन कर दे और तीसरा कुछ एलिमेंट बना ले, ऐसा नहीं होता। फ्यूजिंग ऑफ दिस थिंग इज अ रियली टफ थिंग। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए। जब हम इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो पहले ही चले जाते हैं, भाग जाते हैं,
तो पहली चीज हो गई कि हमारा इलेक्ट्रॉन भाग गया। दूसरी चीज, ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इनमें इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर ले और फ्यूज हो जाए। अब ये क्यों फ्यूज नहीं हो पा रहा है? बिकॉज जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा, इनका जो रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ते जाएगा, जो इनको फ्यूज होने नहीं देगा। तो हमने टेम्परेचर राइज किया तो इलेक्ट्रॉनिक बाहर चला गया। ऊपर से ये जो भी न्यूक्लियाई थी इसके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आती है। आपको पता है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सो द काइनेटिक एनर्जी बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स, so they can fuse into each other. So here nuclear fission occur at a really high temperature, about 10 raised to 8 Kelvin to 10 raised to 9 Kelvin, काफी हाई टेम्परेचर पे होता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया, द मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वही फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी इंटू सी स्क्वायर। यहाँ हमने न्यूक्लियस के मास लिए हैं। अगर आपको एटम के मास दिए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है। अब बेटा सन जो होता है ना, उसमें इसी की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। सन में जो अपन ऐसा होता है, सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सन में जो एनर्जी का सोर्स है वो यही प्रोसेस वहां पे हो रहा है। वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूस चलते जा रहा है और इस प्रोसेस में न्यूक्लियर फिजन से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन में यानी कंबाइनिंग में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, ओके। और सन में याद रखना, सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही एनर्जी रिलीज हो रही है। और एक और चीज, हाइड्रोजन बॉम्ब्स जो होते हैं उनमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एटम बॉम्ब्स में न्यूक्लियर फिजन होता है। मैं लिख देती हूँ ये चीज, एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है जैसे पहले हमने पढ़ा। और जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, नाम ही आप देख सकते हैं ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली लाइट न्यूक्लियाई, तो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे तो ऑब्वियसली दिस प्रोसेस इज व्हाट, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जैसे मैंने आपको बताया, फ्यूजन इज मोर डेंजरस, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये हाई टेम्परेचर पे होता है, इसमें हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं। डिफरेंस, ये हाई टेम्परेचर पे, ये कम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे ये ज्यादा डेंजरस है कंपेयर टू दिस बिकॉज हियर मोर एनर्जी इज रिलीज। सो इन फिजन प्रोसेस in fusion process the energy release is quite more. Hydrogen bomb is more dangerous to atom bomb. Okay, तो fission समझ गया, fusion समझ गया। Fission is breaking, fusion is combining. ठीक है, चलिए पूरा ये कॉपी करिए। Next is radioactivity. Radioactivity होता क्या है बेटा? जो अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो स्टेबल होने की कोशिश में दे स्पॉन्टेनियसली एमिट सम रेडिएशंस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। एंड जो एलिमेंट्स ये एमिशन करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे जो चीज एमिट होती है वो हम 3 टाइप के देखते हैं। पहला होता है अल्फा रेडिएशंस, दूसरा होता है बीटा रेडिएशंस एंड तीसरा होता है गामा रेडिएशंस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्फा रेडिएशन की। इसको हम अल्फा डीके भी बोल सकते हैं। व्हाट इज अल्फा? अल्फा डीके इज बेसिकली इट इज अ हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, अगर हीलियम में से हम इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा? सिर्फ न्यूक्लियाई बचेगा। सो दैट इज एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल उन्हीं में होता है जिनका ए जो है वो 210 से ज्यादा हो। और ये मैंने Z ग्रेटर देन 82 लिखा है। अगर जिनका जो Z है वो 82 से ज्यादा होगा वो तो नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर हम चाहें तो पर्पसली किसी को रेडियो एक्टिव बना भी सकते हैं, बट जिनका Z 82 से ज्यादा होता है वो नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वापस अल्फा डीके पे आते हैं। तो अल्फा डीके लाइट न्यूक्लियाई अल्फा डीके नहीं करती। हैवी न्यूक्लियाई जिनका ए 210 से लगभग ज्यादा होगा वो अल्फा डीके करते हैं। अल्फा डीके है क्या, या अल्फा पार्टिकल है क्या? जिसके पास जो चार्ज और जो मास है वो किसके बराबर होगा बेटा? जिसके पास चार्ज जो है वो 2 into E है। मतलब एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज हीलियम न्यूक्लियस के पास होते ही क्या है बेटा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सो इसके पास चार्ज कितना होगा? 2E के बराबर। और मास कितना होगा? 4 times मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, तो when an alpha is releases, atomic number that is Z decreases by 2 and mass number that is A decreases by 4.
जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे x है, इसका मास नंबर a है और एटॉमिक नंबर z है, तो z हमारा 2 से कम हो गया और a हमारा 4 से कम हो गया और ये हमारा अल्फा बचा और कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। अभी अगर बेटा 2 रिलीज हुए होते तो यहाँ z-4 आ जाता और यहाँ a-8 आ जाता +2 अल्फा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इन दोनों में जो ऑब्वियसली मास का डिफरेंस होगा वही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो द मास डिफेक्ट इज मास ऑफ x माइनस मास ऑफ दिस 2, दैट इज मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा। एंड जो मास डिफेक्ट है वही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो Q वैल्यू दैट इज नथिंग बट द एनर्जी रिलीज इज डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद बेटा पहले अपना ये जो x था वो रेस्ट पे था, अब यहाँ पे वो एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला और एक y निकला, तो यानी यहाँ पे अपन मोमेंटम कंजर्व करें बिकॉज एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू internal reaction, so the momentum is conserved. So initial momentum is equal to final momentum. तो initial momentum rest पे था, final momentum क्या लिखोगे बेटा? mass into velocity. तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 into velocity of अल्फा और इसका मास हो जाएगा a-4 into velocity of y. अब इसको ये साइड लेके आएंगे तो आपको velocity of y मिल जाएगी या velocity of अल्फा मिल जाएगी, जो भी आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हैं। अब बेटा अगर सपोज ये जो एनर्जी रिलीज हुई है अगर ये इन्हीं दोनों पार्टिकल्स को मिल गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो काइनेटिक एनर्जी हम निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ Q वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m। जैसा आपको पता है मोमेंटम यहाँ कंजर्व हो रहा है, जितना इसका मोमेंटम होगा उतना ही इसका मोमेंटम होगा। तो अभी आप जरा याद करो, हम डिवाइडर लॉ यहाँ यूज करने वाले हैं जिसकी मदद से हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, अल्फा का काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त सामने वाले का मास लिखो, मतलब a-4 अपॉन टोटल मास इंटू Q वैल्यू, और अगर आप y का काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले हो तो अल्फा का मास लिखो, मतलब 4 अपॉन टोटल मास इंटू Q वैल्यू। तो इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। दूसरी चीज बेटा, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है, और जैसा अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर पास कराएंगे सो दिस शोज डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये पूरा हो गया अल्फा पार्टिकल डीके के बारे में। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट बीटा डीके एंड गामा डीके। चलिए ये कॉपी करिए। ओके बेटा, अभी नेक्स्ट है बीटा और गामा डीके। अब पहले हम देख रहे हैं बीटा डीके। बेटा बीटा जो है ना वो 2 टाइप का होता है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। अब थोड़ा ये ध्यान से समझे, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब बेटा पहले तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। मीन्स न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज हो? तो बेटा देखो, पहले यहाँ पे क्या होता है, पहले मैं बीटा नेगेटिव की बात करी, तो बीटा नेगेटिव में हम किसके अंदर की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर की बात करें। फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, Z जो है बेटा वो आपका 5 है और जो A है बेटा समझो वो आपका 12 है, ऐसे ही कुछ भी रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है, रुक जाओ मैं ऐसे लिखती हूँ, A-Z आपका 7 है, तो जो A है आपका 12 है। अब यहां से एक न्यूट्रॉन निकला, एक न्यूट्रॉन बेटा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में ब्रेक हो गया। एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रिलीज हो गया और प्रोटॉन अंदर ही रह गया। तो बेटा तेरा क्या हुआ, तेरा न्यूट्रॉन 7 से 6 हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन अपना 5 से 6 हो गया, लेकिन जो टोटल ए है वो अभी भी 12 ही है। इसका क्या मतलब है, जब भी एक बीटा नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज होता है या बीटा नेगेटिव डीके होता है तो Z जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है, लेकिन A में कुछ भी चेंज नहीं आता। इसलिए मैंने एग्जाम्पल बेटा वापस सुनो, Z 5 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, तो 7 में से एक न्यूट्रॉन बाहर निकला जो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक हो गया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ बीटा डीके और जो प्रोटॉन है वो अंदर ही रह गया। तो प्रोटॉन्स का नंबर कितना हो गया बेटा, 5 + 1 6, और न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया, 7 - 1 6, तो 6 + 6 अभी भी 12 है। तो जो A है वो आपका उतना का उतना ही है। तो व्हाट वी सी दैट Z increases by 1 and A remain same। अब बीटा प्लस में क्या होता है, इसमें पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। अब उसको समझो बेटा, मैं बीटा प्लस की बात कर रही हूँ, तो यही वाला ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। Z आपका नहीं, बट इसमें
दोनों में डिफरेंस है, रुक जाओ, इस थोड़ा अलग लेना पड़ेगा। लेट Z be 8 एंड A माइनस Z be 6। ठीक है बेटा, तो ये जो टोटल नंबर है वो अपना 14 हो गया। अब इसमें एक प्रोटॉन जो है वो रिलीज होता है, एक प्रोटॉन से एक न्यूट्रॉन बनता है और एक बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। एक प्रोटॉन से एक पॉजिट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रॉन निकलता है। पॉजिट्रॉन बेटा जिसके पास चार्ज प्रोटॉन के बराबर है और जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? जिसका चार्ज प्रोटॉन के बराबर है और जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है, उसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो बेटा ये जो बीटा प्लस है ये तो बाहर रिलीज हो गया। अब देखो आप, जो न्यूट्रॉन है वो अंदर ही रह गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस, 6 से 7 हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेस बाय 1, मतलब 1 से 7 हो गए। लेकिन जो टोटल नंबर है वो अभी भी 14 ही है। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि बीटा प्लस में जो Z है वो 1 से डिक्रीज होता है एंड A रिमेन द सेम। सो बीटा नेगेटिव में Z इंक्रीजेस बाय 1 एंड A रिमेन सेम। बीटा प्लस में Z डिक्रीजेस बाय 1 एंड A रिमेन द सेम। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे आपका X है, ये Z है, ये A है। तो यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो Z आपका 1 से बढ़ गया और A एज इट इज है, और यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। ऐसा कुछ खास यूज नहीं है, वहां तक जाओ ही मत, उतना डिटेल स्टडी करना ही नहीं है अपने को, जितना जरूरत है उतना ही समझना है। अब यहाँ पे X है, ये उसका A, ये उसका Z। अगर एक बीटा प्लस रिलीज होगा देन Z डिक्रीजेस बाय 1 एंड A रिमेन एज इट इज, एंड यहाँ पे एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है। यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज होती है या मास डिफेक्ट क्या है, ये उसका फॉर्मूला, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत कम आने के चांसेस है। दिस इज मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y प्लस 2me। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा M मिल जाएगा। या ये सब में नहीं पढ़ना बेटा, तो नॉर्मल अपना दो डिफरेंस होगा, जैसे इन दोनों का मास माइनस इन दोनों का इसका मास करोगे तो आप मास डिफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज गामा डीके। गामा डीके हमेशा अल्फा और बीटा डीके के बाद ही होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्या होता है ना, जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स के एनर्जी लेवल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियॉन्स एनर्जी लेवल। तो क्या होता है ना, एक अल्फा या बीटा डी के जब बाहर निकलता है तो ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। हालांकि जिनकी जानकारी हमको नहीं है, बट थोड़ा सा मैं एक आइडिया आपको दे रही हूँ। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये हायर एनर्जी लेवल पे चले गए, अब ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, एंड व्हेन दे कम डाउन दे रिलीज अ फोटोन, और यही है हमारा गामा रेडिएशन। तो अब हमको पता है कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है, सो मोमेंटम ऑफ दिस फोटोन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। So this is m into Vr is E by C. E by C is the momentum of the photon, which is equals to h by lambda, and this is the nucleus wavelength and not the wavelength of the electron. ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये फोटोन रिलीज करता है और फिर ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। सो दिस इज गामा रेडिएशन। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा डीके है उसका आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, बीटा का उससे कम होता है और गामा का सबसे कम होता है। While talking about the penetrating power of alpha is weakest, उसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बीटा का और सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा का। अब अल्फा जो है, जब हम उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तब वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, बिकॉज उसके पास बिकॉज उसके पास बेटा चार्ज है। उसी तरह से बीटा माइनस और प्लस इसके पास भी चार्ज है, सो इवन दे शो डिफ्लेक्शन, but this gamma radiations do not have any charge, so they pass undeflected through the electric and magnetic field, and this gamma radiations have speed of light, that is 3 into 10 raised to 8. इसकी स्पीड उससे कम होती है, लगभग 1% to 99% of the speed of light, so it varies. ठीक है, ये जो थियोरी वाले पॉइंट्स मैंने बोले हैं ये आप एक बार लिख लेना। ठीक है, चलो पूरा कॉपी कर लीजिए। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। बेटा जैसा आप लोगों ने अभी देखा है कि अल्फा बीटा गामा न्यूक्लियस से निकलते जा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ऑब्वियसली ये कम होते जाएगा, मींस कुछ ना कुछ रेट से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। सो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑल्सो
डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट नाउ। इसका क्या मतलब है बेटा, समझो, एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज पहले अपने पास 10,000 न्यूक्लियॉन्स थे, ठीक है। तो बेटा हर एक सेकंड में जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, सपोज वो हो रहा है कितना ले लूं, चलो 50 न्यूक्लियॉन्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अब हमने क्या देखा बेटा, कुछ देर बाद ऑब्वियसली 50 बाहर निकलते जाएंगे तो हम क्या देखते हैं, ऑब्वियसली ये नंबर कम हो जाएगा। अब हो गया बेटा ये 9,000, कुछ देर बाद 10,000 के बाद डिसइंटीग्रेशन। अब हमने क्या देखा, ऑटोमेटिक ये जो पहले हर एक सेकंड में 50 निकल रहे थे, अब ये कम होके 45 निकल रहे हैं। इसका क्या मतलब है बेटा, कि जिस रेट से डिसइंटीग्रेशन होता है वो डिपेंड करता है कि अभी कितने न्यूक्लियॉन्स हमारे पास है। बेटा सिंपल, डे टू डे लाइफ में इसको मैं कनेक्ट करके बताऊं, अपनी जेब में जितना पैसा होगा उतना ही आप खर्चा करोगे, राइट। अभी जेब में हमारे पास 100 रुपए हैं तो हम क्या पूरे के पूरे 100 रुपए उड़ा देंगे? नहीं, हम थोड़े बचा के रखेंगे। अगर हमारे पास 1000 रुपए तो हम ज्यादा खर्च करेंगे। उसी तरह से न्यूक्लियॉन का चलता है। अगर उसके पास ज्यादा न्यूक्लियॉन्स है तो बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन करेगा। जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम होते जा रहे हैं, जो डिसइंटीग्रेशन का रेट था वो भी कम होते जा रहा है। पैसे ज्यादा है तो हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। फिर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई हमारा बैंक बैलेंस कम होते जा रहा है तो हम कम खर्चा कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं बैंक बैलेंस और कम होते जा रहा है तो हम और कम खर्चा कर रहे हैं। वैसा ही है। तो अगर ज्यादा न्यूक्लियॉन्स है तो ज्यादा एमिट कर रहा है, कम न्यूक्लियॉन्स है तो कम एमिट कर रहा है। एकदम सिंपल। तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट dN/dt, दैट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of nuclei is directly proportional to n. So here dN/dt is minus lambda n. माइनस इसके लिए बेटा बिकॉज हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे माइनस आया। स्टार्टिंग में हमारे पास सपोज जब टाइम t था, 0 था, t जब हमारा टाइम 0 था तब हमारे पास n0 न्यूक्लियॉन्स थे। t टाइम के बाद कितने न्यूक्लियॉन्स बचेंगे? सो द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स at time t is equals to n0 e raised to minus lambda t, where lambda is a constant and it is called as decay constant. ओके ये मैंने मास के टर्म्स में लिखा है और ये मैंने एक्टिविटी के टर्म्स में लिखा है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे यहाँ 10,000 डालोगे, कुछ टी टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाई बचे वो यहाँ आपको मिल जाएगा इस फॉर्मूला से। लेकिन जब स्टार्टिंग में 10,000 थे तब किस रेट से एमिशन हो रहा था? 50। उसके बाद कुछ समय बाद वो कम हो गया ना बेटा, तो अभी टी टाइम के बाद किस रेट से एमिट हो रहा है? दैट इज दी एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी के टर्म्स में है, ये तीनों का रिलेशन सेम है। ये कितने टी टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाई बचे, ये मास के टर्म्स में लिखा है कि टी टाइम के बाद कितना मास बचा, और ये एक्टिविटी के टर्म्स में हमने लिखा है। अब यूनिट की बात करते हैं। सो 1 becquerel मीन्स 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 Rutherford is 10⁶ disintegration per second, and 1 Curie is 3.7 into 10⁻10 disintegration per second. ये कुछ उसके यूनिट्स है। Now next most important is again half life. हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये हाफ लाइफ फिक्स्ड होती है। तो एक हाफ लाइफ अगर होगी तो हमारा जो न्यूक्लियाई है वो आधा हो जाएगा, फिर एक और हाफ लाइफ जब जाएगी तो वापस न्यूक्लियाई आधा हो जाएगा, फिर एक और जब हाफ लाइफ होगी तो हमारा न्यूक्लियर वापस आधा हो जाएगा। मतलब समझते हैं, सपोज हमारे पास पहले बेटा 10,000 थे या 1000 ही ले लो, ठीक है। तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे? 500, फिर एक और हाफ लाइफ के बाद 250, फिर एक और हाफ लाइफ के बाद 125। इस तरह से ये डिसइंटीग्रेशन होते जाता है। तो एक हाफ लाइफ में बेटा 500 हो गए, फिर एक और हाफ लाइफ में 250 हो गए, फिर एक हाफ लाइफ में 125। इस तरह से ये डिसइंटीग्रेशन होता है, इसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। सो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 बाय लैम्डा, और ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। ये टी टाइम है और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास n0 न्यूक्लियाई थे, एक हाफ लाइफ में n0/2 हो गए, एक और हाफ लाइफ में n0/4 हो गए, एक और हाफ लाइफ में n0/8 हो गया। तो इस तरह से ये कम होते जाता है। वही यहाँ लिखा है बेटा, एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो 50% डीके हो गया और 50% बचा है। तो ये बचा हुआ हमने लिखा है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। सो n मतलब कितना बचा है और n0 यानी ओरिजिनली कितना था। तो ये फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखा है बेटा n/n0। तो एक हाफ लाइफ में 50% बचा है, 50% डीके हो गया। एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो
25% बचा है और 75% डीके हो गया। एक और हाफ लाइफ जाएगी बेटा, तो 12.5 बचा है और 87.5 डीके हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपको बोला कि n हाफ लाइफ के बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई बचेगा, तो उसका फॉर्मूला है हाफ रेज टू n। यहां से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रही हूं, ये बहुत जगह यूज होता है। n बाई n नॉट इज इक्वल्स टू हाफ रेज टू n, वेयर दिस n इज द टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज द फ्रैक्शन n कि अभी इतने न्यूक्लियाई है, n नॉट इनिशियल इज इक्वल टू हाफ रेज टू स्मॉल n, वेयर स्मॉल n इज टोटल टाइम अपॉन t हाफ लाइफ। तो पहले आप लोग n निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इस फॉर्मूला का काफी जगह यूज करोगे। ये वो सेक्शन है जहां बच्चों को थियोरी तो समझ जाती है बट न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड टेल मी, तो मैं आपको इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा सकती हूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो इफ यू वांट कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जितने ज्यादा कमेंट सेक्शन में आएंगे उतनी जल्दी मैं इसके क्वेश्चंस लूंगी। ओके, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइएगा। इतना पार्ट समझ में आया? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा तेरा n का फॉर्मूला, a का फॉर्मूला। उसके बाद हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। एक हाफ लाइफ के बाद हमारा जो न्यूक्लियाई है वो आधा हो जाता है, फिर एक और हाफ लाइफ के बाद दूसरे वाले का आधा, मतलब पहले n नॉट था तो n नॉट बाई 2 हो जाएगा। एक और हाफ लाइफ गुजरी तो n नॉट बाई 4, एक और हाफ लाइफ गुजरी तो n नॉट बाई 8, एक और हाफ लाइफ गुजरी तो n नॉट बाई 16, एक और हाफ लाइफ गुजरी तो n नॉट बाई 32। इस तरह से ये कम होता है, ठीक है। तो वहां से ये फॉर्मूला, और ये है कितना डीके हो गया और ये है कितना बचा है, एंड दोनों ये फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में हमने लिखे हैं, ठीक है। तो ये बेटा हाफ रेज टू n है और ये है 1 माइनस हाफ रेज टू n। चलिए कॉपी करिए, अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज मीन और एवरेज लाइफ। मीन और एवरेज लाइफ का एकदम बेसिक में अगर आपको मतलब समझाओ बेटा, तो जैसे अपन देखते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, सबका जो डेथ होती है वो सबके सेम एज पे, फिक्स्ड एज पे होती है? नहीं, किसी की डेथ बहुत अर्ली एज में हो जाती है, किसी की डेथ बहुत ज्यादा होती है, कोई 30 में, कोई 20 में, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 80 में, अलग अलग लाइफ स्पैन सबका होता है। लेकिन अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज in India the average life of person is 55 या 60, ऐसा। तो यहाँ पे वही मतलब हो रहा है, यानी ये जो डिसइंटीग्रेशन है ना, कोई न्यूक्लियाई तो हजारों साल जीता है और कोई न्यूक्लियाई 2 सेकेंड में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि एवरेज जो न्यूक्लियाई की लाइफ है उसको अपन बोल रहे हैं मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। समझा बेटा? सो हियर द मीन और एवरेज लाइफ इज टी, टाउ, इसका सिंबल टाउ है, विच इज 1 बाय लैम्डा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देखी जाती है, दिस इज द टाइम इंटरवल इन विच द नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई बिकम 37% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। मतलब एक मीन लाइफ जो होती है उसमें हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास कितने अनडीके न्यूक्लियाई बचे हैं? 37%। मतलब कितने डीके हो चुके होंगे? 63% इज डीके। Okay, so what is tau? It is a time interval in which the number of undecayed nuclei become 37% of the original number. मतलब 37% बचे हैं और 63% decay हो चुके हैं। So tau is 1 by lambda। मैंने ऊपर और नीचे 0.693 से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा 0.693 by lambda अपना t हाफ हो गया। सो टाउ और ये टी हाफ का रिलेशन है, अगेन एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो टी हाफ बाई 0.693। अगर 1/0.693 को करते हैं तो आता है 1.44। मतलब जो टाउ है वो अपना टी हाफ से ज्यादा बड़ा है। तो कितना टाइम ज्यादा बड़ा है बेटा? 44%। सो मीन लाइफ इज 44% मोर देन द हाफ लाइफ। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक स्पेशल केस है, ये शायद आ सकता है, शायद नहीं भी आ सकता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है बेटा कि हमारे पास पहले ए था, ए डिसइंटीग्रेट होके बी बन रहा है, अब वापस बी भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है और सी बन रहा है।
ठीक है, तो पहले ए किस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है? सो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज dn1 by dt which is equal to minus λ1 n1। यानी पहले कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे? n1, इसका डीके कांस्टेंट λ1 है। तो किस रेट से ये डीके हो रहा है वो मैंने यहां लिखा है। तो जिस रेट से ये डीके हो रहा है उसी रेट से बी बनते जा रहा है, तो वही लिखा है दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। जैसे जिस रेट से जितने ये निकलते जा रहे हैं उतने बन किस में जा रहे हैं? बी में बनते जा रहे हैं ना। तो ये 50 निकल रहे हैं तो बी 50 बन रहे हैं, ये 100 निकल रहे हैं तो बी 100 बन रहे हैं। तो जिस रेट से ए डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसी रेट से हमारा बी बनते जा रहा है। ओके, सो अभी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, अब बी भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी इज dn2 by dt which is minus λ2 n2। यानी ये n2 बन चुके हैं, इसका डी के कांस्टेंट λ2 है। तो ये जो रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है दैट इज dn2 by dt। अब बेटा ये बनते भी जा रहा है, साथ में डीके भी होते जा रहा है। तो अब बी का क्या रेट है वो हमने लिखा है नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। जैसे यहाँ पे 50 रेट से बी बनते जा रहा है, लेकिन 20 रेट से बी कम भी तो होते जा रहा है क्योंकि वो भी तो कुछ डिसइंटीग्रेट करते जा रहा है। तो नेट रेट क्या है बी के बनने का? सो दैट इज λ1 n1 माइनस λ2 n2। एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस रेट से बी बनते जा रहा है उसी रेट से डीके होते जा रहा है, मतलब इट इज कॉल्ड एज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। So we observe that during equilibrium λ1 n1 मतलब जिस रेट से B बन रहा है उसी रेट से वो डीके हो रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। So λ1 n1 is λ2 n2। तो यहां से रिलेशन मिला λ1 by λ2 is n2 by n1 is τ2 by τ1 या तो t half 2 by t half 1। ठीक है, इतना समझा? इतना ज्यादा आने का चांसेस नहीं है, बट एज यू नो वी डोंट वांट टू मिस ऑन एनीथिंग। कुछ भी आ गया सो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, और इतना टफ भी नहीं है, आपको याद रह जाएगा। सिर्फ एक रिलेशन ही हमने डेवलप किया है। लैम्डा और एन का इनवर्स रिलेशन हमको ऑलरेडी पता है। लैम्डा टाउ का तो हमको रिलेशन पता है, वहीं से हमने रिलेशन निकाल लिया। ओके, उसके बाद बेटा अब यहाँ क्या हो रहा है? ये जो एक न्यूक्लिया ये दो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है एक साथ। इसका डीके कांस्टेंट λ1 है, इसका हाफ लाइफ t1 है। ये दूसरा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसका डीके कांस्टेंट λ2 है और इसका हाफ लाइफ t2 है। तो इसका जो नेट लैम्डा होगा या जो नेट हाफ लाइफ होगा ये उसके मैंने दो फॉर्मूलाज दिखे हैं। सो दैट इज लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट इज द सम ऑफ द टू डीके कांस्टेंट दैट इज λ1 प्लस λ2 एंड द हाफ लाइफ इज t हाफ t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, चलिए पूरा कॉपी करिए ये। ओके, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट पार्ट एंड दैट इज एक्स रेज। अगेन अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट और बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बट मैं आपको जल्दी से पूरा जितना भी एक्स रेज का कॉन्सेप्ट है करा दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स जो इसमें है क्लियर हो जाए। पहली चीज एक्स रेज क्या है? एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, तो जो आपको 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें एक्स रेज एक हमारी आती है। तो यहाँ हम एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। दूसरी चीज बेटा ये जो एक्स रेज है ये दो टाइप की होती है, सॉफ्ट एक्स रेज एंड हार्ड एक्स रेज। सॉफ्ट एक्स रेज जो होती हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब उनकी एनर्जी कम होती है, और जो हार्ड एक्स रेज होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है, मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसा बोला जाता है ये जो सॉफ्ट एक्स रेज है इनकी वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है, और जो हार्ड एक्स रेज है इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। तो मिस 1 एंगस्ट्रॉम और 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में बेटा ऐसे कुछ स्पेसिफिक लाइन नहीं है कि इसके बाद हम एक्स रेज बोलेंगे, सॉफ्ट एक्स रेज बोलेंगे या हार्ड एक्स रेज बोलेंगे। लगभग आप ऐसा मान लो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम दोज आर सॉफ्ट एक्स रेज, एंड जिसकी वेवलेंथ कम एनर्जी ज्यादा दोज आर हार्ड एक्स रेज। Hard X-rays have good penetration power because energy ज्यादा है, and soft X-rays का penetration power comparatively कम होता है। Soft X-rays, hard X-rays कैसे बनने वाले हैं वो भी अब हम सीखने हैं। ये जो X-rays है ये बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हम रेडिएशंस हिट कराते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस को जाके हिट करेगा और वहां से रेडिएशंस बाहर आएंगे, इसको हम एक्सरेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। सो हियर वी हैव अ फिलामेंट। इस फिलामेंट के ऊपर हमने ऑक्साइड लाइक बेरियम, स्ट्रोंटियम की कोटिंग कर दी है। जब हम इसको कुछ हाई पोटेंशियल पे लगाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने वाले हैं। इसके आगे हमने एक कॉलीमेटर लगाया है, आप ऐसे समझ लो ये एक बीम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की किसी बीम जैसे बाहर आए, ताकि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे हैं वो तो इस बीम के थ्रू ही, मतलब एक आपको एक रे जैसी मिलेगी। हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन से डिस्पर्स्ड हो, हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में आए, तो यहाँ पे हमने ये लगा रखा है। अब यहाँ पे ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस टारगेट की तरफ अट्रैक्ट हो। तो जब ये फिलामेंट से बाहर आते हैं तब इन इलेक्ट्रॉन के पास कुछ खास एनर्जी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है, दिस इज अ एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, जिसकी वजह से ये जो हमारा टारगेट है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे कनेक्टेड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये टारगेट की तरफ रश करते हैं। हमारा जो टारगेट है वो टंगस्टन या मोलिब्डेनम का होता है बेटा। इसका एटॉमिक वेट हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी हाई होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक मेटल लगा सकते हैं कॉपर, और यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, इसका भी मैं आगे आपको रीजन बताने वाली हूँ। ठीक है, अब क्या होता है जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस टारगेट को जाके हिट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो बेटा हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लगभग 98%। तो सिर्फ 2% हमारी एक्स रेज में कन्वर्ट होती है। आपको कंस्ट्रक्शन समझा क्या है? यह भी है फिलामेंट जिसको हमने पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, इसको कोट किया है ऑक्साइड से ताकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। ये कॉलीमेटर की मदद से इलेक्ट्रॉन्स बीम के फॉर्म में बाहर निकलते हैं और टारगेट को जाके हिट करते हैं। टारगेट का जो एटॉमिक वेट है ये याद रख लेना क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। हाई एटॉमिक वेट होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे आप बोल सकते हैं दूसरा मेटल लगाया है, दिस इज अ कॉपर, यहाँ से वाटर हम रन करते हैं। ये इसके लिए कर रहे हैं बेटा बिकॉज मैंने आपको क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी जो एनर्जी है वो मोर ओवर हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो मेटल है ये मेल्ट हो जाए, तो अगर मेल्ट हो जाएगा तो हमको एक्सरेज मिलेंगे ही नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ हमने कॉपर लगाया है ताकि इसकी जो हीट है वो कॉपर ले ले और यहाँ से हम वाटर रन कराते हैं ताकि वो जो यहाँ से ठंडा पानी अंदर आता है ये इसकी हीट सारा वाटर ले लेता है फिर ऐसे बाहर आ जाता है। तो इसकी वजह से ये लगाया है, बाकी इसका और कुछ रोल नहीं है। अब समझते हैं ये एक्सरेज क्यों बाहर आ रहे हैं। तो बेटा देखो ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव न्यूक्लियस इसको खींचेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, डी एक्सिलरेशन हो रहा है। बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन शांति से जा रहा था, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, अब इस न्यूक्लियस ने उसको खींचा तो उसकी स्पीड में चेंज आया, यहाँ डी एक्सिलरेशन हुआ तो अब फाइनल एनर्जी उसकी ई फाइनल हो गई। मतलब इनिशियल एनर्जी उसके पास ई आई थी लेकिन इस न्यूक्लियस की वजह से उसकी एनर्जी कुछ कम हो गई, ई फाइनल। क्यों? बिकॉज उसने उसको अट्रैक्ट किया, यहाँ डी एक्सिलरेशन हुआ, उसकी स्पीड कम हुई, उसकी एनर्जी कम हो गई। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था, उसको किसी न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींचा तो वो डी एक्सिलरेट हो गया, तो उसकी एनर्जी में डिफरेंस आया। सो दैट डिफरेंस इन द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो यहां से हमको एक्स रेज मिलते हैं। बेटा ये जो एक्स रेज मिलते हैं ये टोटली डिपेंड करता है इन एनर्जी के डिफरेंस के ऊपर। अगर ये एनर्जी 100 है और यहाँ 20 बची तो 80 एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये 100 है और 30 बची तो 70 एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये 100 है और ये 0 है तो पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज हो गई है। तो हम नहीं बता सकते कि जो एक्सरे बाहर आ रही है उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। फिक्स्ड नहीं है बेटा। क्यों फिक्स नहीं है? बिकॉज वी डोंट नो कि कितनी एनर्जी बचने वाली है, कितनी लॉस होने वाली है। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, हमको बहुत सारे रेडिएशंस मिलते हैं और जो रेडिएशंस मिलते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। So this E initial minus E final is hc by lambda
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो लैम्डा है ये इन एनर्जी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ओके। अब ये लैम्डा मिनिमम को थोड़ा सा समझते हैं। बेटा जो इनिशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू VA। ये VA दैट इज द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। मतलब जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो किसकी वजह से आई है? आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। सो दिस इज द इनिशियल एनर्जी। आप ऐसा मान लो कि फाइनल एनर्जी आपकी 0 हो गई है, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हुआ है। सो हियर E इनिशियल माइनस E फाइनल इज hc बाय लैम्डा। तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस हुई है, मतलब वेवलेंथ हमारी मिनिमम होगी, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हुई है तो जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी। तो हम यहां ऐसा बोल सकते हैं, दिस EVA इज hc बाय लैम्डा मिनिमम। फिर बेटा E इनिशियल आपका EVA है, E फाइनल आपका 0 है। सो EVA माइनस 0 इज hc बाय लैम्डा मिनिमम। सो दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ। इससे कम वेवलेंथ की एक्स रेज आपको नहीं मिलेगी। इससे ज्यादा की आपको डेफिनेटली मिल सकती है, बट इससे कम वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप देखोगे आप काफी जगह यूज करते हैं और इसके ऊपर ही मोर ओवर सम्स आते हैं। सो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं ये सारी वैल्यूज अगर पुट कर दूं तो आपको वेवलेंथ मिनिमम का मैं एक और ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला दे रही हूं, विच इज 12375 या 12400। ये भी आप यूज कर सकते हो, वेयर वोल्टेज एंड दिस यू विल गेट इन एंगस्ट्रॉम। रुक जाओ, जगह कम हो गई, यहां लिखती हूँ। लैम्डा इज 12400, ये यूज कर लेना। आपको V को वोल्टेज में डालना है तो डायरेक्ट आपको आंसर एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एक्सिलरेटिंग वोल्टेज डालनी है। ये वाली वोल्टेज मत डाल देना, आपको एक्सिलरेटिंग वोल्टेज ही डालनी है। आप चाहो तो ऐसे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। बेटा देखो जरा कैसे निकाल रही हूं मैं। सो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज EVA बाय H। तो ऑब्वियसली जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तब फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी और हमारी वेवलेंथ मिनिमम होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वाला सेक्शन पूरा समझ में आया। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन्स बीम के फॉर्म में निकल रहे हैं, ये टारगेट को जाके हिट कर रहे हैं। 98% आपकी एनर्जी हीट फॉर्म में लॉस हो जाती है और 2% बचती है। हम नहीं चाहते हमारा मेटल मेल्ट हो जाए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रखिए, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई रखिए, उसका एटॉमिक वेट हाई रखिए। फिर भी हम एक और सेटअप करते हैं ताकि ये जो हीट एनर्जी है ये भाई चली जाए। तो इसलिए हमने एक कॉपर और एक वाटर कूलेंट का अरेंजमेंट यहाँ पे कर रखा है। अभी एक्सरेज बने कैसे वो समझते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन शांति से अपने जा रहे थे टहल टहल के, इस न्यूक्लियस के अंदर आए कि भाई तू कैसे जा रहा है, इस न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ डी एक्सिलरेशन हुआ और इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो गई या एनर्जी कम हो गई। जितनी एनर्जी का डिफरेंस आया दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एंड दैट इज नथिंग बट एक्सरे आई शुड से। तो एक्सरे की एनर्जी है hc बाय लैम्डा एंड द डिफरेंस इज E इनिशियल माइनस E फाइनल। अब जो बाहर रेज आ रही है उनकी जो वेवलेंथ है वो कुछ फिक्स्ड नहीं है, वो बहुत वैरायटी की वेवलेंथ आती है। वो डिपेंड करती है कि इन दोनों के बीच में कितना एनर्जी का डिफरेंस है। लेकिन डेफिनेटली मैं एक चीज आपको बता सकती हूँ कि हमारी जो मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो टाइम पे हमारी वेवलेंथ मिनिमम होगी। मतलब अगर सारी की सारी एनर्जी चली गई, यहाँ 100 है और यहाँ 0 बची, मतलब सारी की सारी एनर्जी लॉस हो गई। सो द कंप्लीट एनर्जी इज लॉस एट दैट टाइम, द एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम एंड द वेवलेंथ इज मिनिमम। तो हमने वही लिखा, E इनिशियल इज EVA, E final is 0, so E initial minus E final is hc by lambda. Here the wavelength is minimum and इसका फॉर्मूला हमने लिखा है। इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको एक्सिलरेटिंग वोल्टेज पता है तो डायरेक्ट आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। एंड अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछिए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, h nu is EVA, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, अब बेटा सुनना, अगर आप चाहते हो इस इंटेंसिटी को चेंज करना,
मतलब जो एक्सरेज आ रही हैं, आप नहीं चाहते कि ये कितनी कम एक्सरेज आए, आप चाहते हो और ज्यादा एक्सरेज आए। तो एक्सरेज को बढ़ाने का तरीका, बेटा इसको बढ़ा दो, ये वोल्टेज को, अगर ये वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सरेज बाहर आएंगे। तो अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो अगर आप V को इंक्रीज करते हो तो फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिलामेंट के टेम्परेचर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं और फाइनली आपकी एक्स रेज की इंटेंसिटी बढ़ती है। तो इस V के चेंज करने से क्या चेंज होता है? इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज चेंज। मिस इस VA के चेंज करने से क्या होता है? सो सिंपल बेटा, VA के चेंज करने से आप देख सकते हो मिनिमम वेवलेंथ में फर्क आता है। तो अगर आप VA बढ़ाते जाओगे तो आपका मिनिमम वेवलेंथ कम होते जाएगा, मींस दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप VA मतलब जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपको हार्ड एक्सरेज मिलेंगे, बिकॉज हार्ड एक्सरेज का वेवलेंथ कम होता है। और अगर आप VA को कम रख रहे हो तो आपकी लैम्बडा मिनिमम ज्यादा होगा, तब आपको सॉफ्ट एक्सरेज मिलेंगे। तो जस्ट बाय चेंजिंग दिस VA यू कैन गेट एक्सरेज, सॉफ्ट एक्सरेज या हार्ड एक्सरेज। तो अगर आपका VA ज्यादा है तो आपका लैम्बडा मिनिमम कम होगा, तो आपको हार्ड एक्सरेज मिलेंगे। और अगर आपका VA कम है तो लैम्बडा मिनिमम आपका ज्यादा होगा, तो आपको सॉफ्ट एक्सरेज मिलेंगे। इतना समझ गया? बट ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस एक्सरेज, बिकॉज कंटिन्यूस आपको एक्सरेज मिलते जा रही है और उनका कुछ वेवलेंथ भी फिक्स्ड नहीं है। हाँ, ये जरूर फिक्स्ड है कि इससे कम वेवलेंथ वाली आपको एक भी एक्सरे नहीं मिलेगी, इसके ज्यादा वाली डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो दिस टाइप इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस एक्सरेज। अब मैं इसके आगे आपको कराने वाली हूं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, वो भी बिल्कुल इसी की तरह बहुत मजेदार है। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी करिए। चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्या होते हैं। अब हमने जो ग्राफ सोचा था वो कैसा था बेटा? लैम्बडा और इंटेंसिटी का ऐसे ग्राफ मिलता था नॉर्मल, लेकिन हम क्या देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले हमको इंटेंसिटी एकदम सडनली राइज मिल जाती है। मतलब इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सडनली बढ़ गई, इस वेवलेंथ की भी इंटेंसिटी सडनली बढ़ गई, कुछ ऐसे पीक्स हमको दिखाई देने लगते हैं। मतलब ये जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। अब ये एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये आया और ये बहुत हाई स्पीड से आया और ये इस के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अपने साथ उड़ा के बाहर ले गया। मतलब यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन था ये तो बाहर आया ही, साथ में इसने के शेल वाला भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ बाहर ले लिया। तो जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो यहाँ एक वेकेंट स्पेस क्रिएट हो गई। ये वेकेंट स्पेस को क्रिएट करने के लिए हो सकता है एल शेल से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आए के शेल में, उसको फिल करने के लिए। मिस एल शेल से ही क्यों आ रहा है बेटा? ज्यादातर चांसेस है एल शेल से ही आएगा। जैसे अगर हमारे घर में कुछ हो गया तो सबसे पहले खबर किसको पड़ती है? बाजू वाले को, वही आता है ना हेल्प करने। तो वैसा ही है, अगर के शेल में कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा? एल शेल वाला। जरूरी नहीं है एल शेल से ही आए, एम शेल से भी आ सकता है, या हो सकता है एम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आए उसकी वैकेंसी फिल करने के लिए, या हो सकता है एन शेल से कोई आए उसकी वैकेंसी फिल करने के लिए। तो जब एल शेल से कोई आएगा तो ऑब्वियसली यहां एक फोटोन रिलीज होगा एंड दैट इज नथिंग बट दी एक्स रेज। या हो सकता है एम शेल से जब वो गिरे तब कुछ रिलीज होगा, ऑब्वियसली द डिफरेंस इन द एनर्जी विल बी इजेक्टेड आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। या जब वो एन शेल से गिर रहा है तब वो बाहर आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो वेवलेंथ है इसको हम नाम दे रहे हैं लैम्बडा के अल्फा। जब वो एम शेल से गिरता है के शेल पे तो उसको हम नाम दे रहे हैं एम के बीटा, थोड़ा सा ध्यान देना। और जब वो एन शेल से गिरता है हम उसको नाम दे रहे हैं लैम्बडा के गामा। समझ में आ रहा है? जब वो एम शेल से गिरता है तो जो वेवलेंथ बाहर आती है उसका नाम है लैम्बडा के अल्फा। जब एम शेल से गिरता है जो वेवलेंथ बाहर आती है उसका नाम है लैम्बडा के बीटा। और जब एन शेल से गिरता है उसका नाम है लैम्बडा के गामा। ओके, जैसा आप देख सकते हो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी
इसकी उससे ज्यादा होगी, इसकी उससे ज्यादा होगी, मतलब लैम्बडा के अल्फा विल बी ग्रेटर देन लैम्बडा के बीटा विल बी ग्रेटर देन लैम्बडा के गामा। क्यों ऐसा? बिकॉज एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। एल और के में एनर्जी का डिफरेंस कम है ना, तो इसके लिए उसकी वेवलेंथ ज्यादा। एम और के में एनर्जी का डिफरेंस बढ़ गया बेटा, तो वेवलेंथ कम हो गई। और एन और के में सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है तो उसकी वेवलेंथ और कम हो गई। समझा? अब में जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाले? नहीं बेटा, हो सकता है उसने एल शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो क्या होगा, एम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा, या हो सकता है एन शेल से आके गिरे, या ऐसा भी हो सकता है कि के शेल से कोई इलेक्ट्रॉन गया तो एल शेल वाला बेचारा आया उसकी मदद करने, उसने उसकी वैकेंसी फिल कर दी। लेकिन अगर एल शेल से कोई आया बेटा तो अब एल शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो एम शेल वाला आया उसकी मदद करने। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो अगर मैं अभी हम बात करें बेटा एल शेल की, तो एल शेल के केस में जो एनर्जी बाहर रिलीज होती है इसको अपन नाम देते हैं एल लैम्बडा एल अल्फा, और अगर कोई एन शेल से गिर रहा है तो उसका नाम है लैम्बडा एल बीटा। ठीक है, तो यहां मैंने नाम दिया है लैम्बडा के लैम्बडा एल अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्बडा एल बीटा। या हो सकता है बेटा एम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो यहां से एन शेल से कोई बाहर निकलेगा और उसके नाम होगा लैम्बडा एम अल्फा। समझ में आया? तो यहां पे मैं वापस वही ड्रॉ कर रही हूं, एल शेल से आ सकता है बेटा कोई, एम शेल से आ सकता है या एन शेल से आ सकता है। सिमिलरली अगर एल में वैकेंसी क्रिएट हुई तो एम से कोई आ सकता है या एन से कोई आ सकता है, और अगर एम में क्रिएट हुई तो एन से आ सकता है या उसके ऑर्बिट ऊपर वाले ऑर्बिट रहेंगे उसमें से भी आ सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया हमेशा अल्फा वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू बीटा, एंड बीटा की ज्यादा होगी कंपेयर टू गामा। बिकॉज ऑब्वियसली अगर के को कुछ तकलीफ है तो सबसे पहले एल के ही चांसेस है ना इलेक्ट्रॉन्स के नीचे आने के, इसके लिए अल्फाज जो है उनके रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ये तो ग्राफ मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, अब मैं आपको इसका आइडियल ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे मैं लैम्बडा ले रही हूँ और यहाँ पे मैं इंटेंसिटी ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है बेटा, ये पीक बनते हैं यहाँ पे, इस तरह से। अब बेटा ये जो होगा दिस विल बी लैम्बडा के अल्फा, ये होगा लैम्बडा के बीटा और ये होगा लैम्बडा के गामा। समझ में आया बेटा? अल्फा की वेवलेंथ ज्यादा, बीटा की उससे कम, गामा की सबसे कम, लेकिन इंटेंसिटी सबसे ज्यादा अल्फा की है, फिर बीटा की है एंड फिर गामा की है। ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है ये होगा बेटा तेरा लैम्बडा एल अल्फा और ये होगा लैम्बडा एल बीटा, और ये जो होगा दिस इज लैम्बडा एम अल्फा। समझ में आया? तो इसकी वजह से हमको पीक्स दिखाई देते हैं, और जो पीक्स बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। समझा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसमें ना कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसका लैम्बडा ज्यादा है, अल्फा का, बीटा का, गामा का, थोड़ा सा ध्यान से समझना, और ये जो पीक्स मैंने ड्रॉ किए ये भी थोड़ा अच्छे से समझ लेना। अब इसमें एक रिलेशन है दैट इज मॉर्सली लॉ, वो मैं आपको कराती हूँ, पहले आप ये कॉपी कर लीजिए। दिस इज मॉर्सली लॉ, इसका प्रूफ तो सच बोलो मॉर्सली लॉ को कोई है ही नहीं, दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। क्या उन्होंने बताया? उन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का एक रिलेशन बताया। Root f is equals to a z minus b, where again this is a constant and a is also a constant. b moreover 1 होता है। अगर नहीं दिया तो आप 1 ही ले लेना, अगर दिया है तो जो भी वैल्यू दी होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। ये पूरा हमारा इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऐसे कुछ नाम है। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी और z का रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी की जगह आपको पता है अपन c बाय लैम्बडा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपन को एक लैम्बडा का रिलेशन आ जाएगा। ये दूसरा भी एक ऐसे बोलते ना प्रूफ कर दिया है, एक्चुअली है नहीं बट जबरदस्ती इसको प्रूफ करके बता दिया है। अब आप प्रूफ में जाइए मत, मैं आपको जो फॉर्मूला दे रही हूँ वो आप सुनिए।
जैसे आपको के अल्फा की वैल्यू निकालनी है। के अल्फा क्या होता है, जब सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करे। तो अपन बेसिकली अपन एटम्स में फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा, 1/λ इज आर z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ 1/λ के अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा आर z माइनस बी का स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। मिस लैम्डा के बीटा निकालना होगा तो कोई बात नहीं बेटा, आर z माइनस बी स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। के बीटा का वही होता है ना, जब थर्ड ऑर्बिट से वो फर्स्ट में गिरता है। तो यहाँ पे खाली z नहीं होता, यहाँ z माइनस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही जो रिलेशन लास्ट वाले बचे थे ये मैंने आपको बता दिए। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट इन केस आ गए तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। So here we have done with modern physics. Modern physics 1 हमारा पहले ही हो चुका था, that is dual nature and photoelectric effect, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई के ऊपर भी हमारा वीडियो बन चुका था। ये लास्ट सेक्शन था जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स से बाकी था, ये भी पूरा आज खत्म हो चुका है। सो हियर वी हैव डन विद मॉडर्न फिजिक्स। तो अभी आप लोग का काम बाकी रहेगा, आप लोग को इसके थियोरी के नोट्स लिखने हैं, बार बार फॉर्मूलाज रिवाइज करना है। प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी। अगर आप सोचोगे कि एक बार दो बार फॉर्मूला करने से याद हो जाएगा, नहीं होगा। यू नीड टू रिवाइज। कोई भी चीज अगर आपको उसमें माहिर होना है तो आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो पहले एक बार अच्छे से पूरा याद कर लीजिए और उसको हर 2 दिन में 3 दिन में एक बार ग्लैंस कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से एग्जाम में याद रहेंगे। ठीक है, अभी जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।